नमस्कार। आज हम प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक मनु की प्रमुख विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु भारतीय राजनीति चिंतन के इतिहास में मनु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के जीवन वृत्तांत के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। प्राचीन भारतीय धार्मिक, पौराणिक एवं राजनीतिक साहित्य में मनु के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे मानव जाति के प्रथम पुरुष, मनुस्मृति के प्रणेता, भारत के प्रथम राजनीतिक चिंतन, मानव सृष्टि के रचयिता, हिंदू धर्म के प्रथम संहिताकार आदि आदि। इतिहासकारों का मत है कि प्राचीन भारत में अनेक मनु नामक पुरुष हुए और इन सब में भेद किया जाना आवश्यक है। हमारे लिए उस मनु नामक राजशास्त्री का विशेष महत्व है, जिसे मनुस्मृति नामक ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मनुस्मृति के लेखक मनु का पूर्ण तथ्यात्मक परिचय देना कठिन है। इस विषय में विद्वानों में भी मतभेद है। मनु प्राचीन वैदिक परंपरा के विद्वान हैं और वे मात्र राजशास्त्री नहीं अपितु धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री और विधिशास्त्री भी हैं। अर्थात मनु को सर्वांगीण व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है। मनुस्मृति वैदिक साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य, नीति शास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। राजनीतिक व सामाजिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्मृति साहित्य का विशेष महत्व है। स्मृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुस्मृति को माना जाता है। मनु के जीवन काल की तरह ही मनुस्मृति के रचना काल के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को 150 ईस्वी पूर्व ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर सालेटर मनुस्मृति को रचनाकार 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मैक्स मूलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं। इसी प्रकार जॉर्ज व्हीलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात की 2री शताब्दी की रचना मानते हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु के बारे में मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। इसकी विषय वस्तु का स्वरूप व्यापक है। मनुस्मृति में मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। इसमें व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए हैं, ताकि व्यक्ति को लौकिक तथा परलौकिक सुखों की प्राप्ति हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मनुस्मृति में व्यक्ति के धर्म, पारिवारिक जीवन, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। संपूर्ण ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें निम्नलिखित रूप से विस्तृत प्रकाश डाला गया है। फर्स्ट में सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित। द्वितीय अध्याय में जाति, धर्मादि संस्कार, विधि, ब्रह्मचर्य। तृतीय अध्याय पंचमहायज्ञ, नित्य श्राद्ध विधि। चतुर्थ अध्याय गृहस्थाश्रम के नियम। पंचम अध्याय वृक्ष पदार्थ, मनुष्य द्वारा शुद्ध रहन सहन के नियम। छठे अध्याय वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। सातवें अध्याय मुकदमों का निर्णय, कार्यग्रहण आदि राजधर्म का उल्लेख किया गया। आठवें अध्याय में साक्ष्य प्रक्रिया था साक्ष्यों से प्रश्न विधि से संबंधित चीज़ों का उल्लेख है। 9वें अध्याय वैवाहिक प्रक्रिया, परिवार में संपत्ति आदि का विभाजन। 10वें अध्याय विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, आपातकाल के कर्तव्य और धर्म। 11वें अध्याय में पापों की निवृत्ति से संबंधित विधानों का उल्लेख किया गया है और 12वें अध्याय मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्मज्ञान आदि का विवेचन किया गया है। अर्थात मनुस्मृति में मानव जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से उपयोगी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति मानव जीवन के लिए आचार संहिता प्रस्तुत करती है। राष्ट्र की उत्पत्ति संबंधी विचार। मनु की मान्यता है कि मानव समाज के अस्तित्व के लिए राज्य एक अनिवार्य संस्था है और राज्य के अभाव में समाज में अराजकता फैल जाती है। उन्होंने राजा में राज्य की उत्पत्ति देवी आधार को मानी है और राजा में देवताओं के अंश निहित माना है, परंतु राजा को न तो निरंकुश माना है, न ही उसके देवी अधिकारों को स्वीकार किया है। राजा का प्रमुख दायित्व प्रजा पालन है। मनु ने राज्य की सत्ता सिद्धांत की धारणा को स्वीकार किया है और मंत्रिपरिषद, सेना, प्रशासन करने वाले विधि, न्याय, दृष्टि आदि पर, दंड आदि पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार राज्य की दैवीय सिद्धांत
से संबंध में कुछ विशेषताएं उल्लेखित हो सकती हैं। जैसे मनु ने राज की उत्पत्ति का आधार दैवीय माना है और राजा व राज्य दोनों को एक दूसरे को पर्याय माना है। अतः राजा की उत्पत्ति को राज्य की उत्पत्ति का आधार मान लिया है। सेकेंड नंबर, राजा या राज्य से पूर्व की स्थिति को राजत्वपूर्ण माना है और इसमें मत्स्य न्याय की स्थिति थी जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं। थर्ड नंबर, इस अराजकतापूर्ण स्थिति का अंत करने के लिए ही राजा या राज्य की उत्पत्ति की गई है। राजा फोर्थ नंबर, चौथे नंबर पर राजा ईश्वर द्वारा निर्मित श्रेष्ठ देवी गुणों का अस्कार है। उसमें 8 इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर आदि श्रेष्ठ देवों की शक्ति का अंश होने के कारण वे सब देव के समान है। पांचवें नंबर, राजा जनता के लिए आदरणीय है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। छठी विशेषता, मनुराज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते की अवधारणा को अस्वीकार करता है। सातवें नंबर पर मनु देवी उत्पत्ति के आधार पर राजा को स्वेच्छाचारी निरंकुश नहीं मानता। मनु धर्म विरोधी आचरण पर राजा को दंडित की जाने की बात कहता है। राजा को धर्म सम्मत आचरण करना चाहिए एवं लोक कल्याण कार्य करना चाहिए। सातवां, मनु कहता है कि राजा या राज्य पर नैतिक धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, स्मृति आदि का नियंत्रण होना आवश्यक है या नियंत्रण होना चाहिए। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, मनु ने राज्य के सावयव स्वरूप को स्वीकार करके उसका वर्णन किया है। मनु ने राज्य के तत्वों के लिए, जो राज्य के तत्व हैं आवश्यक, उनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है और राज्य के 7 प्रकृतियों का उपयोग किया है। फर्स्ट स्वामी, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर किला, चौथा जनपद अर्थात राज्य, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवां मित्र। फर्स्ट नंबर पर स्वामी, मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। दूसरे नंबर पर मंत्री, मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्री के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयुक्त मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का विस्तार से विवेचन किया है। पूर्व, थर्ड राज्य की प्रकृति है पूर्व। पूर्व का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पूर्व में सुरक्षित दुर्गों की आवश्यकता पर बल दिया है और कुछ दुर्गों की श्रेणियों का उल्लेख किया है। चौथा नंबर पर है जनपद। मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है और राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन रहने वाली भूमि, आने वाली भूमि, उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। पांचवें नंबर पर कोष, राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है। तो मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने दायित्व धन पूर्ति कर सकता है। छठे नंबर पर दंड या सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना है। मनु ने सेना के अनेक अंगों जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना आदि का उल्लेख किया है और राजा को परामर्श दिया है कि सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। सातवें नंबर पर मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करके 2 तथ्यों की ओर संकेत किया है कि प्रथम यह है कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। सेकेंड ये कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध नियंत्रित हों। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सत्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्य की इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उनका मत है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात तीसरी प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात
राज्य का शीर्षस्थ स्वामी या राजा को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजा द्वारा राजकार्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्व मंत्री को स्थान दिया जाना चाहिए। इन दोनों के द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य प्रकृतियों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए भी उन्होंने इन सभी प्रकृतियों की पारस्परिकता को व्यक्त करते हुए कहा है कि इनमें परस्पर संबंध होने के कारण सभी प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों में राज्य की दैवीय सिद्धांत और राज्य की सत्ता सिद्धांत का उल्लेख किया। आगे के विचारों का अध्ययन हम नेक्स्ट करेंगे।